हेलो फ्रेंड्स, मैं एम एस श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ओडेन नैश। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। यहाँ रियलियो का मीनिंग रैली है, ट्रूलियो मीन्स ट्रूली है, वैगन मीन्स एक व्हीकल, एक गाड़ी होता है। तो हम लोग इस स्टैंजा का मीनिंग को जल्दी से समझते हैं। This poem is written in the style of a ballad or song or poem that tells a story. Basically ये poem एक ballad है, मतलब एक एक तरह का सॉन्ग है और पोम है जो एक स्टोरी को हमें सुनाता है। बैलेट्स नैरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। बेसिकली बैलेट का पर्पस होता है कोई ऐसी कहानियां सुना जिसमें किसी साहस की बात की गई है, हीरोइज्म की बात की गई है। ओडेन नैशियर says that once there was little girl Belinda who owned many pets, namely a black kitten, a grey mouse, a yellow dog and a little dragon. आप जैसा कि इस पिक में देख सकते हैं कि बेलिंडा एक लिटिल गर्ल है। इसके पास बहुत सारे पेट्स थे। एक लिटिल ड्रैगन है, एक येलो डॉग है और एक ब्लैक किटन है और एक ग्रे माउस है। हम लोग आगे चलिए देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। यानी ग्रे माउस का नाम ब्लिंक था और ब्लैक किटन का नाम इंक था। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, मीन्स येलो डॉग जो था वो काफी शार्प था और उसका नाम मस्टर्ड था। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और ड्रैगन जो तो काफी कावर्ड था। कावर्ड का मतलब अ पर्सन हु लैक्स करेज, जिसमें साहस की कमी होती है, डरपोक टाइप का कायर इंसान। तो उसका नाम वो कस्टर्ड रखी थी। चलिए हम लोग अगले स्टैंजा में समझते हैं। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. यहाँ स्पाइक्स का मतलब है थिन पॉइंटेड सरफेस, मतलब बॉडी के ऊपर जो पॉइंटेड सरफेस ऐसे ऐसे होता है पॉइंटेड, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक्स, यानी कीले बोल सकते हैं। स्केल्स का यहाँ मीनिंग है थिन प्लेट्स ऑफ हार्ड मटेरियल दैट कवर द स्किन ऑफ मैनी फिश एंड रेप्टाइल्स। यानी बहुत सारे फिश और रेप्टाइल्स के बॉडी के अंदर जो हार्ड प्लेट वाला स्किन होता है, जिसको हम लोग शल्क बोलते हैं, वो स्केल्स कहा गया है यहाँ पर। और डैगर्स का मतलब एक शॉर्ट स्टैबिंग वेपन, मतलब किसी को छुरा से जो मारते हैं ना, एक कटार को यूज करते हुए, हैविंग अ डबल एज्ड ब्लेड, उसको हम लोग डैगर्स बोलते हैं। और अंडरनीथ का मतलब सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो, जो नीचे हो। और फायर प्लेस का मतलब है एन आउटडोर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, स्टोन और मेटल फॉर एन ओपन फायर, जैसे कि भट्टी, आग की भट्टी। अब इस स्टैंजा को हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोएट सेज दैट द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। वो कहते हैं कि जो ड्रैगन का टीथ था ना वो काफी शार्प था। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप, और उसके टॉप पर स्पाइक्स थे, ऐसे ऐसे पॉइंटेड बने हुए थे लाइंस। दिस मीन्स दैट इट्स स्किन वॉज पॉइंटेड ऑन द टॉप एंड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ इट हैड थिन प्लेट्स ऑफ हार्ड मटेरियल। और उसके बॉडी के लोअर पार्ट में थिन पार्ट ऑफ हार्ड मटेरियल था दैट कवर्ड द स्किन। हिज माउथ हैज बीन कंपेयर टू अ फायर प्लेस। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि उसका माउथ जो था ना फायर प्लेस के जैसा था। बिकॉज इट इज अस्यूम्ड, क्योंकि ये माना जाता है कि दैट ड्रैगन्स कैन रिलीज फायर फ्रॉम द माउथ। ऐसा माना जाता है फोक टेल्स में कि ड्रैगन्स के मुंह से आग निकलती है। बट ये सिर्फ काल्पनिक कहानियों में है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अब है इवन हिज नोज इज कंपेयर टू अ चिमनी। अब उसके नोज का कंपेयर चिमनी से किया गया, सिमिली यूज किया गया है यहाँ पे दोनों लाइंस में। विच इज यूज टू पास आउट स्मोक, मतलब जिस तरह चिमनी से स्मोक बाहर निकलता है, धुआं बाहर निकलता है, तो उसी नोज से उसके धुआं बाहर निकलता था, ऐसा बताया गया इस पॉम में। हिज फीट आर लाइक अ शार्प नाइफ, और उसके फीट का कंपैरिजन शार्प नाइफ से किया गया, यानी डैगर किसे, मतलब जिस तरह डैगर कितना तेज होता है धारियों वाला, खतरनाक, उसी तरह उसके पंजे काफी खतरनाक थे। चलिए हम लोग अगले स्टैंजा में चलते हैं। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। फिर यह बेलिंडा का कंपैरिजन बैरल फुल ऑफ बेयर से किया गया है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब बैरल फुल ऑफ बेयर्स का मतलब सबसे पहले होता है पर्सन विदाउट फियर, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कोई डर नहीं हो, निडर। और चेस का मतलब हंट करना, फॉलो करना, पीछा करना, इसको कहते हैं। और रेज का मतलब गुस्सा है। यहाँ पर ऑथर कहना चाहते हैं कि बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ ग्रुप ऑफ बेयर्स। कहती है कि वो इतनी बहादुर थी कि जैसे कि ग्रुप ऑफ बेयर्स। एंड कंपेयर किया गया, सिमिली यूज किया गया बेलिंडा का
एंड इंक एंड ब्लिंक वर सो ब्रेव, और कहा गया इंक और ब्लिंक भी इतने ब्रेव थे कि डैट दे कुड हंट लायन, कि वो लायन का भी पीछा कर सकते थे, उसका शिकार कर सकते थे। द डॉग वॉज वेरी ब्रेव जस्ट लाइक एंग्री टाइगर, और डॉग के बारे में कहा गया कि टाइगर जितना एंग्री होता है और जितना ब्रेव होता है उतना ही डॉग उसका था। बट कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज नॉट ब्रेव, कहा गया है ही वॉज सो अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग दैट ही ऑलवेज डिमांडेड अ सेफ केज, मतलब वो इतना डरा हुआ था हर चीज से कि हमेशा बोलता था मुझे एक सेफ केज में डाल दो, मुझे एक सेफ केज में डाल दो। काफी फनी पोम लिखा है ऑर्डिनेस ने। चलिए अगला अगला स्टैंजा हम लोग देखते हैं। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. यहाँ पर टिकल का मतलब स्ट्रोक करना, मतलब कि किसी को टीज करना, चिढ़ाना, ऐसे पीठ को थपथपा के। और अनमर्सीफुल का मतलब क्रूल, निष्ठुर, निर्दयी तरीके से जिसको बोलते हैं। और परसीवल का मतलब एक योद्धा है, ऐसा माना जाता, ये एक एल्यूजन है, बाइबल से लिया गया है, जिसमें माना जाता है कि ऐसा योद्धा जो अपने आप को कहता था मैं बहुत बहादुर हूं, लेकिन जब लड़ने की बारी आती है तो भाग जाता है। और रूडली मतलब हार्शली, काफी बेरुखी से। तो इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझते हैं। हियर ऑर्डिनेस सेज दैट बेलिंडा यूज्ड टू स्ट्रोक द ड्रैगन इन अ वेरी हार्श वे, वो ड्रैगन को बहुत हार्श वे में हमेशा स्ट्रोक करती रहती थी। एंड Ink, Blink and Mustard made fun of him by comparing him to a knight named Percival, और Ink, Blink और Mustard हमेशा कस्टर्ड का मजाक उड़ाते रहते थे, यानी ड्रैगन का मजाक उड़ाते रहते थे, उसको कंपेयर करते थे परसीवल के साथ, मतलब उस ऐसे योद्धा के साथ जो हु इज थॉट टू बी ब्रेव बट रैन अवे ड्यू टू द लैक ऑफ करेज, जिसको बहादुर माना जाता था लेकिन उसमें साहस की कमी थी, और जब युद्ध की बारी आती तो वो भाग जाता है। They used to tease the dragon while sitting in their little red wagon, और जब वो अपने रेड वैगन में ये लोग सब बैठे होते थे, रेड गाड़ी में बैठे होते थे, तो तब उसको चिढ़ाते रहते थे। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. यहाँ पे giggle का मतलब है laugh in a silly way, यानी मूर्ख की तरह हंसना, और rudely का मतलब harshly, बेरुखी से। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि बेलिंडा लाफ सो लाउडली दैट हर वॉइस इकोड इन द हाउस, मतलब इतनी जोर से हंसती थी कि उसका पूरा वॉइस जो है इको करता था, गूंजता था घर में। एंड द माउस ऑल्सो लाफ्ड एट द ड्रैगन बाय मेकिंग अ वीक साउंड, और माउस भी उस पर हटता था वीकिंग साउंड यूज करके। एंड इंक एंड द मस्टर्ड वुड टीज हिम बाय आस्किंग द ड्रैगन हिज एज व्हेनेवर ही यूज्ड टू डिमांड फॉर अ नाइस सेफ केज, और जब भी ड्रैगन कहता था मुझे नाइस सेफ केज में डाल दो, तब वो लोग कहते थे बताओ तुम कितने, तुम्हारा एज क्या है, तुम कितने बड़े हो जो अभी भी तुम नाइस सेफ केज तुमको चाहिए। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meouch, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. यहाँ nasty का मतलब bad और unpleasant है, बुरा, और growl का मतलब barked है, भौंका। Pirate मतलब एक समुद्री डाकू होता है, who of the ship. एंड विंडा यहाँ पे मिस स्पेलिंग ऑफ विंडो है, ऑथर ने यहाँ जानबूझकर यूज किया है, पोएटिक लाइसेंस इसको बोलते हैं हम लोग। अब जल्दी से स्टैंजा का मीनिंग को समझते हैं। सडनली दे हर्ड अ साउंड ऑफ समवन एंटरिंग द हाउस, अचानक उन लोग सुनते हैं कि कोई घर में घुस रहा है। व्हेन दे लुक टुवर्ड्स द विंडो दे सॉ अ पायरेट क्लाइंबिंग अप द वॉल, जब विंडो से बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि एक तो समुद्री डाकू है जो वॉल के सहारे ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। द डॉग बार्क्ड एट हिम एंड द किटन म्यूड टू हिम, और डॉग ने बार्किंग शुरू की और किटन ने भी अपना म्यू साउंड शुरू किया। बेलिंडा क्राइड ऊह बिकॉज ऑल ऑफ देम वर स्केयर्ड ऑफ द पायरेट, सभी लोग पायरेट को देख के काफी डर गए थे, सो अपना अपना साउंड को निकाल रहे थे मुंह से। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। हिज बेड वाज ब्लैक एंड वन लेग वाज वुड, इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। पिस्टल का मतलब हैंड गन है, बंदूक है, रिवॉल्वर, और कटलेस का मतलब एक शॉर्ट स्वॉर्ड, मतलब एक छोटी सी तलवार जैसा एक कर्व ब्लेड वाला खंजर टाइप का होता है। अब यहाँ पे स्टैंजा का मीनिंग को हम लोग समझते हैं। ऑर्डिनेस सेज दैट द पायरेट वाज होल्डिंग पिस्टल इन हिज बोथ हैंड्स, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अपने दोनों हाथ में उसने पिस्टल लेकर रखा हुआ है। एंड ही हैड अ लिटिल स्वॉर्ड टू इन हिज टीथ, और अपने दांत से एक छोटा सा खंजर को वो भी दबाए हुए वो खड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में। He had a black beard and his one leg was made of wood. एक पैर उसके वुड का है, और this means that though the pirate was a handicapped person, मतलब कि यद्यपि वो एक विकलांग व्यक्ति था, everybody was scared of him, लेकिन बेलिंडा, इंक, मस्टर्ड सभी लोग उसे डर गए। His intention was not good, क्योंकि इस डाकू का जो इंटेंशन था, मतलब उसकी जो इच्छाएं थी वो गुड नहीं थी, इरादे नेक नहीं थे।
ही वॉन्टेड टू कॉज हिम टू हार्म, मतलब वो चाहता था इन सभी को नुकसान पहुंचाना। बेसिकली वो एंटर किया था हाउस में। अब हम लोग अलग अलग स्टैंजा पे चलते हैं। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. यहाँ पे पेल्ड का मतलब टर्न येलो, पीला पड़ जाना, चेहरा पीला पड़ जाना। फ्लेड का मतलब रन अवे है। टेरिफाइड का मतलब फेयरफुल, डरा हुआ। ट्रिकल्ड का मतलब रैन भी है, भाग गया। और स्ट्रैटेजिकली का मतलब इन अ प्लान्ड वे, पूर्व नियोजित तरीके से। अब इस स्टैंजा का मीनिंग को हम लोग समझते हैं। बेलिंडा वॉज सो फ्राइटेंड दैट शी टर्न्ड येलो ड्यू टू फियर एंड स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प। मतलब बेलिंडा इतनी डर गई उस डाकू को देखकर कि उसका चेहरा पीला पड़ गया डर से, और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। एंड मस्टर्ड द डॉग स्टार्टेड ट्राइंग फॉर हेल्प टू। अब मस्टर्ड भी हेल्प के लिए चिल्लाने लगा। द किटन इंक रैन डाउन टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हाउस। और वो जो किटन जो थी वो बॉटम ऑफ द हाउस की ओर भाग गई, एज इफ ही हैड ऑलरेडी प्लान फॉर इट। ऐसा मानो कि जैसा लग रहा था ना कि उसने पहले से प्लान करके रखा है। The mouse ran into his little mouse hole in order to save himself. और माउस भी बिल में जाकर घुस गया अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। अभी आप देखिए क्या आयरनी है। अभी स्टैंजा में सबको बहुत ब्रेव बताया जा रहा था और सभी यहाँ पे डर के भाग गए हैं पैरेट को देखकर। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like a arons in a dungeon. With a clatter and a clang and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. यहाँ पे snorting का मतलब है to exhale roughly through the nose, यानी जोर जोर से जब हम लोग सांसें बाहर निकालते हैं, एक तरह से खर्राटे की जैसी आवाज निकालते हैं, उसको snorting बोलते हैं। और clash का मतलब यहाँ पे hit है, टकराना। dungeon का मतलब सेल है, तहखाना। और क्लैटर मतलब एक रैटलिंग साउंड, खनखनाहट की आवाज। और क्लैंग भी एक लाउड रेजोनेंट रिपीटेड साउंड है, झंकार की आवाज। और जैंगलिंग स्क्वार्म भी एक साउंड है, साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे पर जब कोई चीजें आपस में गिरने लगती है तो जो आवाज क्रिएट होती है ना, उसको हम लोग जैंगलिंग स्क्वार्म बोलते हैं। और रॉबिन एक बर्ड है, एक चिड़िया है। इस स्टैंजा में बहुत सारे साउंड वर्ड्स यूज किए गए हैं, इसे हम लोग ओनोमेटोपोइया कहते हैं। चलिए हम लोग जल्दी से अगले इसका स्टैंजा का मीनिंग को समझते हैं। But the dragon did the most unexpected thing. He jumped onto the pirate and made such a strong sound with his nose as if the engine was producing a sound. लेकिन यहाँ पर ड्रैगन, जिसको लोग ऊपर में बहुत बता रहे थे कि वो बहुत डरपोक है, कायर है, हमेशा सेफ केस के लिए डिमांड करते रहता है, उसने बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड थिंग किया, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो जंप कर गया पायरेट पर और स्ट्रॉन्ग साउंड के साथ उसके नोज से जोर से आवाज निकल रही थी, जैसे कि मान लो कि इंजन से कोई साउंड निकल रहा हो। Not only this, he hit his tail on the ground with such great force that it produced a heavy sound of metal being rubbed against each other in the underground prisons. और इतना ही नहीं, उसने टेल को इतनी जोर से अपने टेल को ग्राउंड पे पटका, इतने ग्रेट फोर्स के साथ कि इससे इतना जोर के आवाज निकला जैसे कोई मेटल टकरा रहा हो अंडरग्राउंड प्रिजन्स में एक दूसरे से। He attacked the pirate just like a robin bird that attacks the worm. और उसने पायरेट पर इस तरह अटैक किया जिस तरह एक रॉबिन बर्ड होता है अपने कीड़े को खाने के लिए जिस तरह उस पर अटैक करता है, इस तरह इस एनिमल ने उस पर अटैक किया। चलते हैं हम लोग अगले स्टैंजा में। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit. And Custard gobbled him every bit. Means gaped का मतलब यहाँ to open the mouth wide, as in yawn, anger और surprise, यानी हक्का बक्का रह जाना, मुंह खोले रहना, मुंह बाए हो रहना। और गल्प का मतलब यहाँ पे ड्रैंक, ग्रॉक का मतलब यहाँ पे वाइन है, ड्रिंक है। और फ्लैगन का मतलब कंटेनर है, बॉटल है। और गॉबल का मतलब एट है, खा जाना, चबा जाना, इसका मीनिंग है। और बिट का मतलब पार्ट, भाग। यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। The poet says that the pirate got shocked by the dragon's reaction. मतलब ड्रैगन का रिएक्शन को देखकर पायरेट शॉक्ड हो गया, क्योंकि इससे पहले डॉग, माउस और वो जो बेलिंडा थी, ये सभी लोग भाग चुके थे, किटन भी भाग चुकी थी। लेकिन ये ड्रैगन का रिएक्शन देखकर काफी सरप्राइज हो गया, शॉक्ड हो गया ये पायरेट। टू गैदर सम स्ट्रेंथ, कुछ साहस इकट्ठा करने के लिए, ही ड्रैंक सम अल्कोहल फ्रॉम अ कंटेनर इन हिज पॉकेट। तो अपने पॉकेट में वाइन का बॉटल रखा हुआ था, उसने निकाला थोड़ा और 2 घूंट वाइन पिया ताकि थोड़ा सा करेज आए। आफ्टर गैदरिंग सम करेज, कुछ साहस जब इकट्ठा हो गया, ही फायर्ड 2 bullets ऑन द ड्रैगन बट मिस्ड इट। उसने 2 गोलियां चलाई बट ड्रैगन पे मिस हो गया। कस्टर्ड द ड्रैगन एट एवरी बिट ऑफ दिस फायर्स लुकिंग पायरेट। और उसके बाद क्या, उसने ड्रैगन उस पे जोर से झपटा और उसके एक एक बिट को चबा गया, मतलब एक एक पार्ट उसका खा गया पूरा। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee and guided around the dragon that ate the pirate.
एम्ब्रेस्ड का मतलब हग्ड है यहाँ पर, लिक का मतलब टू लैप, टू टेक इन विद द टंग यानी चाटना, और मॉर्न का मतलब टू एक्सप्रेस सैडनेस फॉर सॉरो स्पेशली अ डेथ यानी किसी के मर जाने के पे जो शोक व्यक्त करते हैं उसको मॉर्न बोलते हैं। और विक्टिम का मतलब वन दैट इज हार्म्ड, किल्ड और इंजर्ड यानी पीड़ित व्यक्ति जो जिसका शिकार हो गया हो या इंजर्ड हो गया हो। और ग्ली का मतलब जॉय और हैप्पीनेस से खुशी, और गायरेट का मतलब टू मूव अराउंड इन सर्कल्स और डांस कि चारों ओर घूमना नाचना, इसको हम लोग गायरेट बोलते हैं। अब जैसा ये सीन हुआ, उसने खा लिया जब पायरेट को, द पोएट सेज दैट व्हेन द पायरेट वाज डेड बेलिंडा हग्ड द ड्रैगन एंड मस्टर्ड लिक्ड हिम। बेलिंडा जल्दी से आकर उसको गले लगा ली और मस्टर्ड उसको लिकिंग करने चाटने लगा। नो वन वाज सैड फॉर द डेथ ऑफ द पायरेट, दे ऑल वर हैप्पी। कोई उसकी मौत का शोक नहीं मना रहा था, वहां पर सभी लोग बहुत खुश थे। बोथ इंक एंड ब्लिंक वर रनिंग अराउंड द ड्रैगन इन हैप्पीनेस। सो हियर द पोएट सेज दैट ऑल द कैरेक्टर्स वर हैप्पी एंड दे वर शोइंग देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द ड्रैगन। मतलब बेसिकली यहाँ पे सभी कहना चाह रहे हैं, ऑथर कहना चाह रहे हैं कि सभी अब कैरेक्टर्स जो स्टोरी में थे, स्पॉम में थे, सभी लोग बहुत खुश हो गए, उसको घेर लिया था उन्होंने ड्रैगन को, उसके प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे थे। और इसलिए कर रहे थे क्योंकि ड्रैगन ने ही उन सभी को बचा लिया, जिसे वो लोग कायर कहते थे, डरपोक कहते थे। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव if hadn't been flustered, and up spoke ink and up spoke blink, we would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree, that's everybody is braver than me. फ्लस्टर्ड का मतलब यहाँ कंफ्यूज और घबराया हुआ है। लेकिन देखिए इस कहानी में अब थोड़ी ट्विस्ट आती है। नाउ द पोएट सेज दैट आफ्टर थैंकिंग एंड शोइंग देयर लव टुवर्ड्स द ड्रैगन दे चेंज देयर माइंड। मतलब उन ड्रैगन को इतना रिस्पेक्ट देने के बाद, उसको इतना प्यार देने के बाद, इतना सपोर्ट देने के बाद, उसको थैंक यू बोलने के बाद सभी लोग का अचानक फिर से माइंड चेंज हो जाता है। So at once the dog said, तुरंत डॉग बोलता है that it was just because of some confusion that he wasn't able to do anything, otherwise he would have been twice as brave as Custard। बोला यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, नहीं तो अगर मैं आता उस वक्त सामने ना तो इस कस्टर्ड से दोगुना ज्यादा बहादुर साबित होता। Both Ink and Blink also said that they would have been 3 times braver than Custard। अब Ink and Blink अगर कहते हैं यार अगर मैं हमारी भी कंडीशंस वैसे ही कुछ थी, अगर मैं उस वक्त वहां पे रहता ना तो मैं इससे 3 गुना ज्यादा ब्रेवर साबित होता, बहादुर साबित होता। To this the dragon said that he fully agreed to this, that all of them were more powerful and braver than his। तो ड्रैगन बोलता है कि यार तुम लोग ठीक कहते हो, तुम सभी लोग मुझसे ज्यादा बहादुर और पावरफुल हो, शक्तिशाली हो। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। Here the poet used the same lines again to show that after the heroic deeds of dragon, life started again in the same manner। ऑथर ये बताना चाहते हैं कि ड्रैगन ने जो इतना साहसिक कार्य किया था उसको मारने का, उस पायरेट को मार देने का, उसके बाद इन लोगों का लाइफ फिर से उसी तरह शुरू हो गया। Belinda still lives in the little white house with Ink and Blink, Mustard and Custard, and all of them are very brave, whereas the dragon is still a coward who always wants to stay safe in his cage। मतलब फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है कि बाकी सभी लोग अपने आप को ब्रेव बता रहे हैं और ड्रैगन को बोल रहे हैं फिर से कावर्ड, और वो सेफ रहना चाहता है एक केज में। फिर से ऑथर कहना चाहते हैं बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लायंस डाउन द स्टेयर्स। Mustard is as brave as tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage। Miss Poet here says that Belinda was as brave as a group of bears, and Ink and Blink were so brave that they could chase the lions। The dog was very brave just like an angry tiger, but Custard the dragon was so afraid of everything that he always demanded a सेफ केज। और इस तरह स्टोरी एंड हो जाती है यहाँ पे पोम। जल्दी से आपको 1 मिनट में फिगर ऑफ स्पीच समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटिशन ऑफ द वर्ड, सेम वर्ड, जैसे लिटिल, हेल्प, ये सारे वर्ड्स रिपीट हुए हैं, तो ये रिपीटिशन है। ऑक्सीमोरन, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more साउंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमोरन। जैसे कि पेट ड्रैगन, पेट का मतलब पालतू और ड्रैगन तो पालतू हो नहीं सकता, तो ये दोनों अपने आप एक अपोजिट आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, सो ये ऑक्सीमोरन है। एनाफोरा, रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ 2 consecutive लाइन्स। मान लो कि किसी पोएम का पहला लाइन एंड अ लिटिल से शुरू हो रहा है और दूसरा भी एंड से शुरू हो रहा है, ऐसे टर्म को हम लोग एनाफोरा कहते हैं। रिफ्रेन, रिपीटिशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन। अब मान लो कोई पर्टिकुलर लाइन को बार बार इस सेंटेंस में यूज किया जा रहा है तो उसे हम लोग रेफरेन करते हैं, जैसे एंड रियोलियो ट्रूलियो, माउथ लाइक अ फायरपिस, ऐसे टर्म्स को हम लोग रेफरेन कहते हैं। Poetic license, a freedom given to poets to change the spellings to create rhyme or rhythm in a poem is called poetic license। यानी ऑथर को ये, पोएट को ये अधिकार दिया जाता है कि वो किसी भी वर्ड का स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं पोएम के साथ राइम कराने के लिए, रिदम कराने के लिए। ऐसे पोएटिक डिवाइस को हम लोग पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। आपने देखा होगा कि
रेली का स्पेलिंग में रियोलियो लिखा गया है, ट्रूली में ट्रूलियो लिखा गया है, और फिर आगे देखेंगे माउस होल्ड की स्पेलिंग चेंज है, फिर आप देखेंगे विंडो की स्पेलिंग चेंज है, विंडा लिखा गया है। सो ऐसे टर्म्स पोएटिक लाइसेंस है। सिमिली इनडायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। लाइक और एज यूज करके जब कंपेयर करते हैं हम लोग दो चीजों का, तो हम लोग उसे सिमिली कहते हैं। जैसे कि एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, फिर है एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, फिर है स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। यहाँ पर लाइक और एज यूज करके कंपेयर किया गया है दो चीजों का, सो इसे हम लोग सिमिली बोलते हैं। Alliteration, repetition of consonant sound usually in the beginning of the words is called alliteration. आप देखेंगे coward and she called him custard में C को मैंने हाईलाइट किया है, सो ये टर्म alliteration है। Metaphor, direct comparison of two unlike things without using words like or as is called मेटाफर। चिमनी फॉर अ नोज कहा गया, यानी चिमनी का कंपैरिजन नोज से किया गया है, सो हम लोग इसे मेटाफर कहेंगे। एल्यूजन, रेफरेंस टू एनी पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब किसी बाहर लिटरेरी वर्क से आप कोई चीज को रेफर करके अपने लिटरेरी वर्क में यूज करते हैं फेमस चीज का, उसे हम लोग बोलते हैं एल्यूजन। जैसे कि परसिवल को यूज किया गया, बाइबल से लिया गया टर्म है, जिसका मतलब एक नाइट है, एक योद्धा है। पर्सोनिफिकेशन होता है गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन बींग्स, जैसे कि इंक, ब्लिंग एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है, यानी कि जो माउस है, डॉग है और किचन है, ये लोग बोल सकते हैं कुछ इंसानों की तरह, उसको परसिवल कह रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं, सो ऐसे टर्म पर्सोनिफिकेशन कहलाते हैं। ओनोमेटोपोइया, यूसेज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड ओनोमेटोपोइया। आप देखेंगे मैंने एक स्टैंजा बताया था जहां पे बहुत सारे साउंड्स वर्ड यूज हुए हैं, जैसे गिगल, वी, ग्राउल, म्यूच, क्लैंक, क्लैटर, ये सारे वर्ड्स जो है ओनोमेटोपोइया है। कॉन्सोनेंस, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड नॉर्मली इन द मिडल और इन द एंड, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंस। जैसे कि आप देखेंगे सडनली में डी, हर्ड में डी और साउंड में डी, ये साउंड रिपीट हुआ है मिडल और एंड में, सो ऐसे टर्म को हम लोग कॉन्सोनेंस बोलते हैं। एजोनेंस, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड, जैसे देखेंगे वाउल साउंड का जब भी रिपीटिशन होता है, जैसे आप देखेंगे नो, वन, मॉन, फॉर, इन सब में मैंने ओ को हाईलाइट किया है, सो ये एजोनेंस कहलाएंगे। और इंक, ब्लिंक, इन, डेड में देखेंगे मैंने आई को हाईलाइट किया है, सो ये भी रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड है, सो इसको हम लोग एजोनेंस कहेंगे। ट्रांसफर्ड एपिथेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज व्हेन एन एडजेक्टिव यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर। मतलब एक एडजेक्टिव जब किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो एक्चुअल में वो उसको नाउन को डिस्क्राइब ना करके किसी और नाउन को डिस्क्राइब करता है, ऐसे टर्म को हम लोग ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे टेरिफाइड येल्प में, टेरिफाइड मींस डरा हुआ, येल्प मतलब साउंड, क्या साउंड जो है वो डरा हुआ है? नहीं, टेरिफाइड येल्प नहीं है, वहां पे डॉग जो है वो डरा हुआ था, सो इसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहेंगे। दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप इसको लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैंने इस पूरे पीडीएफ का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, आप वहां पर मोर पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा जो सीधे मेरे पीडीएफ पर आपको ले आएगा, फिर वहां पर जाकर उसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट।